हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और इस वीडियो में हम देखेंगे नाबार्ड ग्रेड ए के लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तैयारी किस तरह से की जाए। लेकिन उसके पहले क्विकली एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। सो इट इज अबाउट स्टिंग बी चैलेंज। इट इज नाबार्ड ग्रेड ए स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन कल 15 जून तक करवा सकते हैं और 16 जून को 24 आवर्स के लिए ये टेस्ट ओपन रहेगा। आप किसी भी टाइम लिख सकते हैं। ठीक है। सो ये 100 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक उसी तर्ज पे होगा वो 7 सब्जेक्ट्स जो होते हैं एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस 50% है। दैट मीन्स एक्चुअल टेस्ट में 200 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं और इसीलिए आपको टाइम 60 मिनट्स दिया जाएगा। जो टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको ये कोर्स फ्री अवेलेबल हो जाएगा, 100% उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट 50 स्टूडेंट्स will get 50% discount, then next 30 students will get 30% discount and remaining 15%। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नाबार्ड से रिलेटेड लगभग हर दिन वीडियोस अपलोड हो रहे हैं आई एग्जाम बी चैनल पे और बहुत ही यूजफुल वीडियोस हैं। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के सेशन पे। सो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम में आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर कितना महत्वपूर्ण है, इसका कितना अहम रोल है, ये देखेंगे हम। नेक्स्ट, पैटर्न क्या है। 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वो 4 क्वेश्चंस क्या होंगे, क्या मार्क एलोकेशन होता है, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, क्या वर्ड लिमिट्स होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद अब आप प्रिपरेशन कहाँ से शुरुआत करें, किस तरह से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स की यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उन्हें ये नहीं समझ में आता शुरुआत कहाँ से की जाए। तो किस तरह से शुरुआत करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है। देन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन कौन से इस प्रिपरेशन की जर्नी में, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के प्रिपरेशन की जर्नी में और फाइनल एग्जाम में कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, जिनकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। एंड इन द एंड आई एग्जाम भी किस तरह से आपको प्रिपेयर करता है आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर के लिए। एक एक करके देखेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर इसको अंत तक देखें, क्योंकि फिर एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें जो जरूरी हैं इस एग्जाम के लिए वो आपको पता चल जाएंगी। सो कितना इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप इस तरह से समझे कि फेज 1 जो है आपका क्वालिफाइंग है। एक बार आपने फेज 1 क्लियर कर लिया, अब उसका रोल ओवर। फेज 2 जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपको फेज 2 और इंटरव्यू इन दोनों को मिला के बनेगी। ठीक है। अब आप देखो, फेज 2 है आपके 200 मार्क्स का और इंटरव्यू है सिर्फ 25 मार्क्स का। सो जो मेजर पोर्शन है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, उसमें जो टोटल स्कोर होगा, उस टोटल स्कोर में ज्यादा रोल आपका फेज 2 का होगा। अब फेज 2 में भी आप देखो 100 मार्क्स का आपका एआरडी एंड ईएसआई और 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। सो आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में बहुत कम तैयारी में, थोड़ी सी मेहनत से आप अपना स्कोर बहुत तेजी से इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे 80 प्लस तक आप स्कोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एआरडी और ईएसआई पे ध्यान नहीं देना है या वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहां पे सिलेबस आपका बहुत वास्ट है। ठीक है। यहाँ पे आपको मालूम है, इट इज लाइक एन ओपन बुक एग्जाम। आपको पहले से मालूम है कि आपके 4 प्रश्न आने वाले हैं, एसे, प्रेसी, आरसी एंड लेटर और रिपोर्ट राइटिंग। अगर आपने एक बार ये कला सीख ली, एसे लिखने की, प्रेसी लिखने की, आरसी की, इनके क्या डूज डोंट्स हैं, किन चीजों का हमें ख्याल रखना है, एक बार आपने ये कला सीख ली, इट इज अ बिकॉज इट इज अ टेस्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल। आपने ये स्किल सीख लिया, इट इज लाइक ड्राइविंग। एक बार आपको ड्राइविंग करनी आ गई तो फिर कहीं भी ड्राइव करना है आप कर लेंगे। सो इस वजह से ये जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है, इसमें थोड़ी सी मेहनत से आप 80 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका एक एडवांटेज ये भी है कि आप अभी जब एग्जाम थोड़ा दूर है तभी इसको सीख करके रख लें, ताकि जब आपका एग्जाम पास होगा तो आप एआरडी और ईएसआई पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आते हैं जो आजकल हो रहा है। अभी कुछ स्कीम्स आई हैं, उसके बारे में जो एग्जाम के ठीक पहले जो घटनाएं होंगी, जो स्कीम्स आएंगी, जो और अदर पॉलिसीज आएंगी, उसके बारे में तो आप अभी नहीं पढ़ सकते। लेकिन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तैयारी आप अभी करके रख लें, फिर आपको एग्जाम के टाइम पे
आप अपना पूरा फोकस ARD और ESI पे लगा सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही क्रूशियल है और आपको बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं हम पैटर्न। अगर हम पैटर्न की बात करें, 100 मार्क्स हमने देखा, 100 मार्क्स का पेपर होगा और जो आपको ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स दिया जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन होता है एसे राइटिंग, 40 मार्क्स का होता है ये, हमेशा ये 40 मार्क्स का ही होता है। लेकिन जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड प्रिस्क्राइब्ड होते हैं वहां पे, वो कभी ये 250 दे देते हैं, कभी 400 दे देते हैं, कभी 300 दे देते हैं। एक्चुअली आपको क्या करना है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि 250 से लेकर के 450 तक में जो भी मुझे वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, इतने में मुझे ऐसे लिखना है। और आप जरूर वहां पे इंस्ट्रक्शन देखें कि वो कितने 100 वर्ड प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं सोचे कि पिछले साल 400 वर्ड आया था तो हम जाके 400 वर्ड्स लिख लेंगे और हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। देन एंड देयर एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में एक पैसेज दिया जाएगा और आपको एक प्रेसी लिखनी है। अब यहाँ पे प्रेसी में टाइटल लिखना बहुत जरूरी होता है। प्रेसी में कभी भी आपको अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। और क्या तरीके होते हैं प्रेसी लिखने के, किस तरह से आप सीख सकते हैं, ये अगर आप एक बार सीख जाएंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजिली इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अभी तक नाबार्ड में जो जो पैसेज प्रेसी के लिए होता है, सेम पैसेज आपको उसी पैसेज से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, जिसका आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ सेंटेंस बनाने के लिए वो कुछ वर्ड्स दे सकते हैं, उसी पैसेज से कुछ वर्ड्स चुन के दे देंगे कि अब आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, जिससे ये पता चल जाए कि आपको उन शब्दों के मतलब पता है। ठीक है। एंड लास्ट में लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो इसमें ज्यादातर ऑप्शंस होते हैं। एक लेटर होगा, जैसे पिछले साल तो एक्चुअली 2 लेटर था और एक रिपोर्ट था। उन तीनों में से कोई भी आपको चुनना था। एक इनफॉर्मल लेटर था, एक फॉर्मल लेटर था और रिपोर्ट राइटिंग थी। अब देखो ये 20 मार्क्स के 250 वर्ड्स में लिखना था, ये भी 20 मार्क्स का था। अब ये 20 मार्क्स में फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है और रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है। अगर आप इस फॉर्मेट को जानते हैं और स्टिक करते हैं एग्जाम में, उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाता है जो भी वहां पे टॉपिक दिया गया है उस पे कुछ लिखना। राइट। इसके अलावा आपको अपना ग्रामर का ख्याल रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है और टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 90 मिनट्स है और आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी डिस्क्रिप्टिव। तो इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए आई एग्जाम भी अपने स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। आप बिल्कुल जैसे एग्जाम में आपके ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एग्जाम होता है, ठीक उसी तर्ज पे आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। आप उनको लिखते हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जब आप पहला मॉक टेस्ट लिखते हैं तो आपका कोई ना कोई प्रश्न पूरा का पूरा छूट जाता है, या तो आपका लेटर राइटिंग छूट जाता है, या अगर आप सोचते हैं बाद में ऐसे राइटिंग करेंगे तो वो पूरा का पूरा छूट जाता है। लेकिन धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को समझते हैं और ये समझते हैं कि मैं किस तरह से टाइम मैनेज मुझे करना चाहिए था। फिर ये धीरे धीरे दूसरे तीसरे चौथे मॉक टेस्ट होते होते काफी इंप्रूवमेंट होता है। अगर आप ये मॉक टेस्ट नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि एक्चुअली में फाइनल जो एक्चुअल आपका एग्जाम होगा वहां पे आप ये गलती कर देंगे और सुधारने का मौका 1 साल बाद मिलेगा। साथ ही साथ ये जो डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट आप लिखते हैं उसको हम लोग चेक करते हैं। वी गिव आवर डिटेल्ड फीडबैक, जिसके बेसिस पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको पता चलता है कि आपका कहाँ प्रॉब्लम है, आप स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हैं ऐसे को, या आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो वट एवर द प्रॉब्लम इज, विल गिव यू डिटेल्ड फीडबैक और उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट टाइम के लिए इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। ये हो गई पैटर्न की बात। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 90 मिनट्स में आपको ये 4 क्वेश्चंस कवर करने होंगे और वर्ड लिमिट्स, जहां पे भी वर्ड लिमिट्स दिए हुए हैं, you have to stick to the prescribed word limit. That is very very important. Okay. कहाँ से शुरुआत करें? अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आप इसमें बहुत ज्यादा घबराते हैं, आपके लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट पेपर आपको लगता है ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश,
तो फिर आप बिल्कुल शुरू से शुरू करें। दो तरह से आपको तैयारी अपनी शुरू करनी पड़ेगी पैरेलली। एक तरफ तो आपको ग्रामर पे थोड़ा पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, टेंसेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और दूसरी तरफ रीडिंग स्किल। सो यहाँ पे आपको हर दिन किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर से जरूर एक एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ना चाहिए एवरी डे। पैरेलली आपको दो तरह से काम करना है, एक तरफ ग्रामर देखना है और दूसरी तरफ हर दिन किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर से, ये न्यूज़पेपर द हिंदू हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर से आप एक एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ें और उसको समझें, अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश करें, उसमें लैंग्वेज देखें किस तरह से यूज हो रहा है, उसमें राइटर क्या कह रहा है। अच्छी तरह से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें। पहले शुरुआत में 10-15 दिन आप लगातार इसको करें, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप क्या शुरुआत करें कि समझने के बाद उस पैसेज में से आपने क्या समझा, उसको आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। अगर आप कंसिस्टेंटली ये 1 महीने तक करते हैं, आप खुद ब खुद देखेंगे कि ऑटोमेटिकली, एफर्टलेसली अब आपको वो चीजें समझ में आने लगी है और कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सप्रेस करने लग गए हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करें। आप ये भी देखें कि एसे राइटिंग में किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए, प्रेसी राइटिंग में आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे देखो कि एसे राइटिंग में आपको अपना ओपिनियन देना है, ठीक है, जो भी टॉपिक है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या फीलिंग है, आपकी क्या राय है, और आप जो भी कहते हैं, जो आप अपना ओपिनियन देते हैं, उसको किस तरह से सपोर्ट करते हैं, किस तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं, और फिर कंक्लूड करते हैं। कैसे स्ट्रक्चर करना है ऐसे को, किस तरह से उसको लेके जाना है, इंट्रोडक्शन में किन चीजों का ध्यान रखना है, बॉडी में क्या हमें एक्सप्लेन करना है, कंक्लूड किस तरह से करना है, उसी तरह से। तो यहाँ पे हो गया, आपको अपना ओपिनियन देना था। प्रेसी राइटिंग में आते हैं तो वहां पे आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है, जो भी उस पैसेज में लिखा है वही लिखना है, लेकिन इन अ प्रिसाइज मैनर। इट शुड बी 1/3 ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स। अगर 300 वर्ड्स का वो आर्टिकल है, तो आपका प्रेसी 100 वर्ड्स में होना चाहिए। प्रेसी में टाइटल जरूर होना चाहिए, आपको एक टाइटल देना है प्रेसी को, अदरवाइज आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। अब प्रेसी के डूज डोंट्स क्या हो गए? डूज हो गया कि टाइटल जरूर देना है, 1/3 वर्ड्स होने चाहिए। डोंट हो गया, आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हु बहू आपको पैसेज से नहीं उतार देना है, आपको अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। लेटर राइटिंग या फॉर्मेट, रिपोर्ट राइटिंग में फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चारों टॉपिक, जो चारों क्वेश्चन है, उसको अलग अलग, पहले आप एस्से को पकड़े, एस्से पे अपना अच्छी तरह से उस पे महारत हासिल करें, एक 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 करके आप चारों पे कमांड करने की कोशिश करें। और अगर आप रेगुलरली, रिलीजियसली करते हैं, वेरी सून यू विल फाइंड कि अब आपको ये बात समझ में आने लगी है और अब आप इसमें कॉन्फिडेंट होने लगे हैं। ठीक है, मिस्टेक्स टू अवॉइड। कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है? सबसे पहली, डोंट इग्नोर दिस पेपर। आपने देखा कि इसका कितना क्रूशियल, कितना अहम रोल है, लेकिन फिर भी हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि इस पेपर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिन्हें लगता है वो अच्छा ऐसे, प्रेसी सब लिख सकते हैं, वो भी ध्यान नहीं देते कि मुझे तो पता ही है, मुझे इसमें क्या तैयारी करनी, मैं दूसरे पे सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ। और जो इसमें कमजोर हैं, जो यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं कितना भी कर लूं ये हो नहीं पाएगा। और एक्चुअली दोनों कैटेगरी जो है यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करती है। इवन इफ कि आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, फिर भी वहां पे टाइम मैनेज करना, कीबोर्ड पे टाइप करना, ये सारी चीजों के लिए आपको तैयारी की आवश्यकता होती है। और अगर आप इसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, तब तो बिल्कुल ही जरूर आपको इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, फोकस करने की जरूरत है, इस पे टाइम देने की आवश्यकता है। तो आप ये बिल्कुल ना करें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, ये आपके राइटिंग स्किल को टेस्ट कर रहा है, ना कि आपके नॉलेज को। तो बहुत ज्यादा आप अपना जो नॉलेज है, मान लो कोई टॉपिक आया, उसके बारे में आपको बहुत सारा डेटा पता है, तो उस डेटा से आप ना फिल कर दें अपने एस्से को। राइट? क्यों? क्योंकि वहां पे वो क्या देखना चाहते हैं, आप
कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आपकी राइटिंग एबिलिटी को वहां पे टेस्ट किया जा रहा है। सो डेटा वगैरह आप सिर्फ उतना दें जहां पे आपने अगर कोई अपना ओपिनियन रखा है, आपने कोई बात रखी है, उसको सपोर्ट करने के लिए अगर कोई डेटा आप देना चाहते हैं तो आप जरूर दें, लेकिन उससे आप पूरा भर ना दें। सो इस बात का ख्याल रखें। उसी तरह से बहुत ही हेवी वर्ड्स यूज ना करें। मान लो आपको कोई बहुत ही डिफिकल्ट डिफिकल्ट बड़े बड़े वर्ड्स मालूम है, तो फॉर द सेक ऑफ यूजिंग इट आप इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करें। वहां पे आपको कैसे वर्ड्स यूज करने हैं? एप्रोप्रिएट, जो कि वहां पे एप्ट है, एप्रोप्रिएट है। सो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर लिखने चाहिए। और हाउ टू प्रिपेयर, ये हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हम अपनी तैयारी शुरू करें और किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं अपना स्कोर। और यहाँ पे टारगेट हमेशा आपको 80 प्लस रखना चाहिए। और जिस तरह से हमने डिस्कस किया, अगर इस तरह से आप करते हैं, 80 प्लस स्कोर करना डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में बहुत ही मतलब असंभव नहीं है। मुश्किल तो है, थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन इट इज वेरी मच अचीवेबल। काफी सारे स्टूडेंट्स को 80 प्लस आता है और ये बहुत मेजर रोल तय करता है, क्योंकि एआरडी और ईएसआई में इतना वास्ट हो जाता है कि वहां पे बहुत ज्यादा स्कोर करना आपके लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। तो उस वाले मार्क्स को आप यहां से ले आएंगे तो आपके एआरडी और ईएसआई पे थोड़ा सा भार कम होगा। ठीक है। Now, how we prepare you for this descriptive English paper? So, अगर आप एनरोल होते हैं आई एग्जाम बी कोर्सेज में, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे फॉर ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन, एसे राइटिंग, प्रेसी, आरसी एंड ऑल्सो लेटर और फॉर्मेट राइटिंग। वहां पे रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे जहां पे बेसिक्स से पूरा बताया गया होगा कि कैसे कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है। साथ ही साथ आपको सैंपल एसे पेपर्स प्लस सैंपल एसे पेपर, सैंपल प्रेसी पेपर एंड ऑल्सो सैंपल आरसी पेपर्स यू विल गेट, जिससे कि आपको बिल्कुल एक टॉपिक रहेगा और उसमें उस टॉपिक पे किस तरह से, किन चीजों पे, किन बिंदुओं पे आपको इलैबोरेट करना है, इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, ये सारी चीजें एक सैंपल रहेगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपको लेके जाना है सर्टेन टॉपिक को। सो कई टॉपिक्स के आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, ऐसे पेपर्स, प्रेसी एंड आरसी भी। लाइव सेशंस, ये लाइव सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीक में एक क्लास होती है जो कि डॉक्टर संजीव शर्मा लेते हैं। सो आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। ही इज एक्स सीजीएम आरबीआई, चीफ जनरल मैनेजर वो आरबीआई में थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर किया था। साथ ही साथ ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड पीएचडी फ्रॉम आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो ये आपकी क्लास लेते हैं। और ये जो क्लासेस होते हैं, आप सिर्फ ये एक क्लास हफ्ते भर में कर लेते हैं, इतना भी अगर करते जाते हैं तो आप इस पेपर में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे जैसे डॉक्टर शर्मा आपको बताते हैं, और फिर डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट लिखना होता है और आप अपना स्कोर बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको एक क्लियर आइडिया मिला होगा कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तैयारी किस तरह से की जाए और किस तरह से हम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, बिकॉज दिस मोटिवेट्स अस एंड ये हमें बताता है कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं, ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जरूर आप एक सेकंड रुक कर जरूर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।